जो बच्चे एमपी सेट मेरे यहाँ से कर रहे थे, उन बच्चों ने बताया कि कल जो है रिजल्ट आया था एमपी सेट का, और उसमें से कई बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। क्या उसमें इसमें ज्वाइन है भाई? बताइए। इसमें नाम भी नहीं लिखते भाई, जय माता दी लिख रखा है बच्चे, बताइए। समझ में नहीं आ रहा किसका है ये नाम, जय माता दी। जो बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं, ठीक है। एंड एक कोई ठाकुर करके है भाई, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठाकुर पूरा नाम नहीं है। जगदीश रावत, जगदीश रावत है क्लास में, जगदीश रावत ने भी क्वालिफाई किया है। अमिता यूजीसी का, ठीक है, बच्ची भी, इसी ने भी यूजीसी भी अप्लाई कर रखा था और एमपी सेट भी अप्लाई कर रखे थे ये, है ना। अमिता नहीं है, डॉक्टर अमिता सिंह नहीं है शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एमपी सेट के ग्रुप में जो है लगभग लगभग मेरी समझ से अभी तक मेरे पास लगभग 5 से 6 बच्चों का जो है मैसेज आया है मॉर्निंग से, है ना। तो उनका जो है क्वालिफाई हो गया, और उन लोगों को भाई मैं जो है मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दे एमपीपीएससी का, जिसका एग्ज़ाम बेसिकली एमपीपीएससी की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये 2024 मई में जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने यूनिट नंबर 5 तक कवर किया है, उसके बाद यूनिट नंबर 6 मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा, जैसे ही यूजीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हालांकि एसआई का तो होने ही वाला है, तो डेट जो है आपकी टाइम शेड्यूल जो है फिर आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, एमपीपीएससी का। तो अभी इसको थोड़ा सा रोका गया है, अस्थाई तरीके से क्लास को रोकी गई है, ठीक है। अस्थाई तरीके से नहीं, अस्थाई तरीके से क्लास को रोकी गई है। यूनिट नंबर 5 कवर हो गया है, उसमें बराबर लिंक वगैरह भी जाता रहता है जब मैं सोशल वर्क की क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी कोई बच्चे हैं जो बच्चा क्रैक किया हो एमपी सेट? राजकुमारी, राजकुमारी भी तो शायद थी एमपी सेट में, राजकुमारी भी क्लास में नहीं है मतलब। अच्छा अच्छा, ओके। अनुपूर्मा, अनुपूर्मा का हो गया भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, ठीक है। आगे की तैयारी करो आप भी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पहली बात तो ये है कि मैंने उन बच्चों से पहले मैसेज पे डाला था कि भाई 1 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि भाई उसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से आपका अनुभव रहा है। लेकिन देखिए ज्वाइन ही नहीं किए हैं बच्चे ने, लगता है मुझे शाम की क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, 7 PM वाली क्लासेस, क्योंकि आफ्टरनून वाले में बच्चे ज़्यादा वर्किंग होते हैं, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को अपने। इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आज की क्लास में, कॉपी पेन साथ में रखिएगा प्लीज़, आप सभी लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, मेन मेन चीज़ों को और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, सबसे पहली बात, आपको अगर परीक्षा में सवाल आता है कि समाज कार्य प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, समाज कार्य प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, समाज कार्य प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध एक संस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मानी जाती है, सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध, ठीक है, सुप्रसिद्ध संस्था का नाम किसी को मालूम है? कोई बताना चाहेगा बच्चा? किसी भी बच्चे को पता है तो एक बार प्लीज़ बताइए, वरना मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं मालूम? न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे और बता दूं मैं कि ESIC का एग्ज़ाम जो है संडे को है, 7 बजे से लगभग यहाँ पे रिपोर्टिंग दी गई है, आप लोगों को पहुँचना है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इसलिए आप लोग ये तथ्यों को ज़रूर नोट करेंगे और समझेंगे भी इसके बारे में थोड़ा सा। और उसके बाद DSSB का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनमें भी फैक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना सबसे पहले हुई थी, और ये प्रशिक्षण को लेकर बात कर रहा था ये इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ? तो याद रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है, ठीक है, याद रहेगा, एक बार कंफर्म करिएगा।
हालांकि द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सिल्वर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से अब इसको जाना जाता है। एक है ना, अगर अब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरीके से बताइएगा, इसको अब इस नाम से जाना जाता है, द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सिल्वर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से। ठीक है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क, ओके, मैं नोट कर देता हूं फिर, द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सिल्वर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए इसके संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी बात, समाजकारी में व्यवसाय के रूप में, समाजकारी को व्यवसाय के रूप में परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था? मतलब व्यवसाय, समाजकारी की परिभाषा, समाजकारी की परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा, एक तो समाजकारी की परिभाषा होता है एज अ सिंपल, एक होता है व्यवसाय समाजकारी की परिभाषा। तो व्यवसाय समाजकारी की परिभाषा अगर किसी ने दिया है उसका नाम है मॉरिस, उनका क्या नाम है? मॉरिस। और दूसरी बात, अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि समाजकारी की परिभाषा किसने दिया है, तब आप बताइए, वहां व्यवसाय नहीं लिखा रहेगा, तो समाजकारी की परिभाषा अगर किसी ने दिया है तो वो नाम आता है एलिस चेनी, एलिस चेनी। ये 1926 आता है। ठीक है, और व्यवसाय समाजकारी अगर हम बात करते हैं तो ये 1939 आता है, ये 1939 आता है। वर्ष भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैं इस पीडीएफ को आप लोगों को दूंगा, केवल मैं आज यही बात करने वाला हूं कि जो समाजकारी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा बात, भारत में व्यवसाय समाजकारी का उदय कब हुआ? भारत में व्यवसाय समाजकारी का उदय, समाजकारी का उदय 1936 में हुआ था। और आपको पता भी होगा TISS करके आता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उम्मीद करता हूं आप लोग भलीभांत तरीके से इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, इनसे रूबरू हैं। ये इंस्टीट्यूट कहां पर है तो याद रखिएगा, आप सभी लोग मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1936 में इसकी स्थापना की गई। बेसिकली मैं आपको बता दूं, सामाजिक वास्तविकता पर लगातार प्रतिक्रिया करता रहता है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, क्या बताना चाहेंगे आप लोग में से कोई बच्चा? पहले किस नाम से इसी को जाना जाता था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को? प्लीज बताइए सर। हाँ बिल्कुल सर, दोराब जी बताइए, और नाम आगे बताइए कुछ मुझे। अभी किसी बच्चे ने बताया फिर उसको चुप हो गया भाई। सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट, ठीक है, सोशल, बोलते रहिए भाई, क्या नाम था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर आ गए भाई, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ बताइए, एक बार मैं नाम पूछ रहा हूँ आप लोगों में से किसी बच्चे से भाई। सर दोराब, नाम भी बताते नहीं हो यार आप लोग। हाँ बोलिए सर दोराब। हम्म, बिल्कुल, टाटा ग्रेजुएट स्कूल सोशल वर्क, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये याद होना चाहिए आप लोगों की। इसका नाम परिवर्तित कब हुआ था तो 1944 में इसका जो नाम है परिवर्तित हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आया आपका। ठीक है, हालांकि 1964 में इस संस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसे बेसिकली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यूजीसी 1956 की धारा 3 के तहत इसे क्या कर दिया गया, एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया गया। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजीसी के लिए बन सकता है, जैसे आपको 2 वर्ष पता चल गए अभी तक, 1936 पता चला, दूसरा वर्ष 1944 पता चला, तीसरा वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट्स के संबंध में 1964 में इसी को क्या किस नाम से जाना गया, मील का पत्थर के नाम से जाना गया। मील का पत्थर के नाम, मतलब इसका क्या भाव था मील का पत्थर का,
बेसिकली इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी की में जो है संलग्नित किया गया, एक प्रकार से विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित किया गया। और कब? एक बात और ध्यान रखिएगा, 1956 की धारा 3 के तहत, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसे एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसका काम यही था, उच्च शिक्षा को उत्कृष्टता के लिए एक संस्थान बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक व्यावसायिक स्थिति की बात सुना होगा समाज कार्य में, व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये भी हमारे लिए। ठीक है, समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन बताइए कब हुआ था? समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन कब हुआ था? प्लीज बताइए। स्थिति का मूल्यांकन 1915 में किसने किया था? अब्राहम फ्लेक्सनर ने, अब्राहम फ्लेक्सनर ने किया था। आपको बता दूं, दान एवं सुधार का एक बल्टीमोर सभा थी, उसी की बैठक में इन्होंने इस चीज को लेकर जिक्र किया था। ठीक है, तो काफी चर्चित में रहा, इनका एक स्टेटमेंट इसमें आया और वो था, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? एक व्यवसाय है, ये स्टेटमेंट था इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। परोपकार संगठन समिति की स्थापना कब हुई, जानते हैं आप लोग? बताइए। परोपकार संगठन समिति की स्थापना 1890 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1890 में, 1890 आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में। ठीक है, ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आगे हम बात अगर करते हैं समाजकारी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समाजकारी की जो प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों में अगर कोई विभक्त करता है तो समाजकार्य की प्रणाली में वो नाम आता है फ्रीडलैंडर का। समाजकार्य प्रणाली में किसी का नाम अगर आता है तो वो आता है किसका नाम? फ्रीडलैंडर का, फ्रीडलैंडर का। तो इन्होंने एक का नाम दिया है प्राथमिक और दूसरे का नाम दिया है सहायक। प्राथमिक में क्या क्या आता है? केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। सहायक में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसर्च एंड सोशल एक्शन। ठीक है, याद रहेगा इतनी? एक बार थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लूँगा बस। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना समाज कार्य की प्रणाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये था हमारे लिए समाज कार्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो फ्रीडलैंडर के संबंध में था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों से, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समाज कार्य में जैसे लखनऊ समाज कार्य का विकास कब हुआ, फिर दिल्ली समाज कार्य कब हुआ, उत्तर प्रदेश में आगरा का कब हुआ, बड़ौदा का कब हुआ, ये आप लोगों की जो लास्ट वाली क्लास हुई है उसमें मैंने जिक्र किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को वो भी चीज़ें पता होगी। ठीक है, और इसको आपको ध्यान भी रखना है, हो सकता है आप लोगों से परीक्षा में पूछी भी जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाजकारी की बात अगर हम करते हैं तो एक दर्शन आता है, समाजकारी दर्शन। अब समाजकारी दर्शन में आपको अगर किसी का नाम अगर याद रखना है तो आप केवल एक ही विद्वान यानी एक ही व्यक्ति का नाम याद रखें और उस व्यक्ति का नाम है हर्बर्ट बिश्नो। क्या नाम याद रखेंगे आप लोग? हर्बर्ट बिश्नो। हाँ, तो समाजकारी दर्शन में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो हर्बर्ट से ही संबंधित पूछा जाएगा, हर्बर्ट बिश्नो से ही संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, और इनके अंतर्गत जो है 4 बातें कही गई है। एक तथ्य आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा जो परीक्षा में आता है, व्यक्ति की प्रकृति के संदर्भ में बात करते हैं, व्यक्ति के प्रकृति के संबंध में बात करते हैं, तब तुरंत आप करिएगा कि हर्बर्ट बिश्नो का ये स्टेटमेंट है और ये करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पे व्यक्ति होगा, प्लस में समूह होगा, प्लस में व्यक्ति और समूह के बीच में जो परस्पर संबंध होगा, कौन सा संबंध, रेसिप्रोकल वाला, परस्पर संबंध। तो परस्पर संबंध होगा तो भी आपका हर्बर्ट बिश्नोई का नाम आ जाएगा। तीसरा बात, आपसे पूछा जाएगा समाज कार्य की प्रणालियां, ठीक है, यानी प्रणालियों एवं उसके कार्यों के संदर्भ में, कार्यों के संदर्भ में बात करेंगे। और चौथा पॉइंट आ जाएगा कि सामाजिक कुसमायोजन, ठीक है, समायोजन, समायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में। बस इतनी बात आपको यहां पर इनके संबंध में याद रखना होगा। एक बार सवाल आया था, यूजीसी नेट में ही सवाल पूछा गया था कि समाजकारी के मूल्य को अमूर्त एवं साधन स्वरूप में किसने डिवाइड किया है, अमूर्त के रूप में और साधन स्वरूप के रूप में। तब भी आपको नाम यही लगाना होगा उस समय, हर्बर्ट बिश्नोई का नाम। तो इस प्रक्रिया में मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट करना चाहूँगा, NOTE करके, और इसको आप ध्यान रखिएगा। समाज के मूल्य यानी सोशल वर्क के मूल्य, ठीक है, इसी के मूल्य को उन्होंने क्या कहा, अमूर्त कहा, एवं साधन स्वरूप बताया, साधन स्वरूप के रूप में क्या किया था, व्याख्या किया था। तो उस प्रक्रिया में हर्बर्ट बिश्नोई का नाम आ जाएगा। फिर हर्बर्ट बिश्नोई जो है ऑप्शन में फिर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग की स्थापना बेसिकली एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की निपुणताएं जो है आरंभ की थी। तो राज्य सरकार ने किया, देखिए ये केंद्र सरकार की बात नहीं, अब यहाँ पे राज्य सरकार की बात है, ठीक है। पॉइंट ये है कि राज्य सरकार, ठीक है, इसने समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग की स्थापना, है ना, स्थापना करके व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां शुरू कर दी थी। तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर थे उनका नियुक्ति करना प्रारंभ किया था। तो वो कब किया था, तो सन 1954 से स्टार्ट कर दिया था राज्य सरकार ने, 1954 से। बात को समझते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है राज्य सरकार की थी इसके संबंध में, ठीक है। समाजकारी के अंतर्गत जो क्रियाकलाप की प्रणालियां हैं वो 6 प्रकार से डिवाइड की गई हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों से उसके बारे में जिक्र किया है, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप सबके लिए रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समाजकारी के व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के लिए आचार्य संहिता को अनिवार्यता के रूप में रखा। तो उस समय आचार्य संहिता को अनिवार्यता के रूप में 2 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। 2 इंस्टीट्यूट हैं। क्या आप जानते हैं उन दोनों इंस्टीट्यूट के नाम? प्लीज बताइए, अगर आपको पता है दोनों इंस्टीट्यूट यानी संघ के नाम तो आप मुझे बता सकते हैं। दोनों किस तरीके से एक साथ होकर काम करना प्रारंभ करते हैं। तो आपने एक नाम सुनना होगा, अमेरिकन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है, और साथ ही साथ में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। हालांकि इंडिविजुअल के रूप में बात करते हैं तो ये 1955 में आया। आचार्य संहिता के रूप में बात करते हैं तो 1960 में आया, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आचार्य संहिता में बात है, ये आचार्य संहिता में बात है। इसने सबसे पहले दोनों मिल के जो कार्य करना स्टार्ट किए, दोनों मिलकर आचार्य संहिता पर कार्य किया। तो वह वर्ष था 1970। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आचार संहिता अमेरिका से ली गई है भारत में,
ठीक है। भारत में अगर आया है आचार संहिता तो वो भारत में अमेरिका से आया है। ये बनाया कैसे जाता है, तो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। ये जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उन संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। तीसरी बात, इस आचार संहिता बनाने का मतलब होता है किसी व्यक्ति का शोषण वगैरह ना हो, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव वगैरह ना किया जाए, ये बातें दर्शाती है आचार संहिता। 2019 में सवाल आचार संहिता से पूछे गए थे। आजकल आचार संहिता से भी सवाल एक आध दो मिल ही जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा। इसकी स्थापना कब हुई, है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क की, तो 1952 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इसके संबंध में भी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क इस्टेब्लिश्ड। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप सभी लोग 1952 में बताइएगा, यहाँ पे जो है मद्रास में। अब इसके पहले की अगर हम बात करते हैं, ये तो 1952 में ये प्रक्रिया आ गई, लेकिन इसको सही तरीके से या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि कमेटी के रूप में एग्जीक्यूट हुई और फिर ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया एक कमेटी के रूप में, तो मैं आप लोगों से कहूँगा वह वर्ष कौन सा था, तो आप मेंशन जरूर करिएगा। 9 अगस्त 1956 को ये बेसिकली द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क को एक प्रकार से कमेटी के रूप में एग्जीक्यूट किया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है, चर्चित में भी रहा है, ठीक है। बगल में लिख दीजिए ना कमेटी करके। हाँ बिल्कुल, कमेटी के रूप में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में, ठीक है। याद रहेगा आप सबको ये चीज़ें, एक बार बता दीजिए, स्पष्ट करते रहिएगा साथ साथ में आप लोग, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसके संबंध में अगर देखो, महात्मा गांधी जी के संबंध में कई सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब महात्मा गांधी जी थोड़े से इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा सवाल पूछा जाता है। पहली बात आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कल एग्जाम संडे को ESIC का है। तो देखिए, पहली बात, अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो महात्मा गांधी जी से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहली बात, इनका जन्म, तो जन्म सन 1869 लगाइएगा, 1869 लगाइएगा, हालांकि सबको पता है। गांधी जी की अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कब हुई, अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कब हुई, इनके थोड़ी से प्रोफाइल से सवाल बन जाते हैं। 1887 में। उसके बाद गांधी जी जो हैं, गांधी जी बैरी स्ट्रीट पढ़ने इंग्लैंड गए, यानी यूके गए। तो कब गए, 1883 में गए। और फिर उसके बाद गांधी जी स्वदेश कब लौटे, तो आप बताइएगा 1881। ये गांधी जी के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका कब गए, यहाँ पे मैंने क्या जो है बेस्ट्री पढ़ने कब गए, 1883 में गए थे ना, 1883, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका कब गए, जी ओके 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 ओके, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बैरी स्ट्रीट पढ़ने इंग्लैंड गांधी जी कब गए थे, 1888 में गए थे ना। अच्छा देखो, ये स्वदेश लौटे 1881।
हालांकि अगर हम बात करते हैं, एक मिनट सुनिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़िए, इनके आने जाने का ये स्वदेश वाला सही करिए। यहाँ बल्कि एक चीज़ और डाल लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दक्षिण अफ्रीका, है ना। अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ बताइए? 1917 में। बिल्कुल 1917 आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है, 1917 आप कर दीजिएगा करेक्ट इसको। ठीक है, चलिए ये इतनी बातें जो है आप लोगों को थोड़ा सा। अच्छा, सर्वोदय विचारधारा किससे संबंधित है? सर्वोदय विचारधारा तो वो गांधी जी से संबंधित है। हाँ, सर्वोदय विचारधारा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्वोदय में सबका विकास, सबके पर बातचीत इन्होंने करता है। इन्होंने की एक किताब आई थी, अनटू द लास्ट बुक थी रस्किन की, है ना, याद होगा चाहिए आप लोगों को। अनटू द लास्ट एक बुक थी जॉन रस्किन की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अनटू दिस लास्ट एक बुक थी जॉन रस्किन की, जॉन रस्किन की। और ये किताब आई कब थी? तो 1860 में। और इसी किताब से ये बहुत क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। इस किताब से क्या हुए थे? ये महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए थे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? और ये जो देखो, सर्वोदय आंदोलन आयोजित कब हुआ था? तो 1949 करिएगा, है ना। इसका मतलब आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। सर्वोदय समाज जो है, विधिवत तरीके से इसकी घोषणा कब की गई? तो 1850 में की गई विधिवत तरीके से। ठीक है, बट ये प्रक्रिया जो सर्वोदय की विचारधाराएं थी वो तो पहले आई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो मैं दो तीन बातें इसके संबंध में लिखूंगा, दो बातें केवल। एक बात है तो ये लिखूंगा, सर्वोदय समाज विधिवत घोषणा, विधिवत घोषणा, और ये हुआ 1950 में। और आंदोलन कब हुआ? तो 1949 में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। सर्वोदय भी इनसे संबंधित आ जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बार स्पष्ट करिए। बाकी देखिए, समाज सुधार वगैरह के बारे में आप लोगों को पता है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, मैं बहुत ईजी टॉपिक है, मैं कई बार आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा लखनऊ समाजकारी के बारे में। लखनऊ समाजकारी कब था? 1949। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ौदा समाजकारी कब था? बड़ौदा वाला 1950, भी ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद काशी का, काशी विद्यापीठ का 1947। ठीक है, दिल्ली का 1946, बिल्कुल। ये आपको तो दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1953 को, 12 अगस्त 1953 को हुआ। इसकी स्थापना में अगर किसी की भूमिका है तो उनका क्या नाम है, जो अध्यक्ष के रूप में थी? देशमुख, बिल्कुल। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन हुआ था, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का। अब जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हो रही थी एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में, तो उस समय कंपनी अधिनियम के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। किसके तहत किया गया था? कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी एक्ट 1956। कौन सी धारा थी इसमें? धारा 25 थी, धारा 25 थी। और यह जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन का ये वर्ष कौन सा था? रजिस्ट्रेशन कौन से वर्ष में किया गया था? तो रजिस्ट्रेशन का जो वर्ष था
वो वर्ष था 1969, 1969। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड था, जब इसकी स्थापना रजिस्ट्रेशन 1969 में हो गया, तो ये बेसिकली सभी राज्य और सभी संघ क्षेत्रों में, ठीक है, मतलब ये अब देखो क्या कर रहा है कि अब तक तो केंद्र से संबंधित था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि राज्य प्लस संघ है, ठीक है, प्लस में संघ क्षेत्रों के साथ ये राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करने लगे बेसिकली। लेकिन जब राज्य के रूप में उभर के सामने आया तो वर्ष था कौन सा, 1954। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य के रूप में कब आया उभर के, तो 1954 में आया, 1954 में आया। अच्छा, ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए कि ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु एक स्वैच्छिक संगठन है जो तकनीक और वित्तीय यानी फाइनेंशियल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संबंध में ये बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पार्लियामेंट ने निदान के 3 प्रकार बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। पार्लियामेंट ने निदान के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। एक जो था वो था क्लिनिकल निदान था, और दूसरा जो था गतिकीय निदान था, और तीसरा जो था वो विज्ञानात्मक निदान था। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि इसके और भी नाम से जाना जाता है इसको। निदान के प्रकार में अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसको और भी रूप में भी जाना जाता है। प्रक्रिया आप जान सकते हैं क्या, बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो पार्लियामेंट की यहां पे भूमिका देखने को मिली? प्लीज बताते रहिए। जैसे इसी को अगर मैं आपसे बात करूं तो पार्लियामेंट्स ने कई टाइप में इसको डिवाइड कर दिया, इसको और भी अलग अलग नामों से जाना पार्लियामेंट ने, है ना। वो निदान के प्रकार पार्लियामेंट ने कौन कौन से नाम बताए थे, जरा ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, है ना। और ये प्रक्रिया बेसिकली किसमें है, तो याद रखिएगा ये व्यक्तिक समाज कार्य में, समाज कार्य में भी ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, या तो आप व्यक्तिक समाज कार्य में भी इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, नो इशू, नो डाउट। ठीक है, तो केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, उनमें भी ये चीज़ें देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, क्लिनिकल को क्लिनिकल कहा गया। जो गतिकीय रूप में रिप्रेजेंट हुआ, जो गतिकीय रूप में रिप्रेजेंट हुआ, उस परिप्रेक्ष्य को बोला गया क्या, कालात्मक निदान। क्या बोला गया, कालात्मक निदान, या आप ये कह सकते हो, सॉरी कालात्मक निदान बेसिकली विज्ञानात्मक है, कालात्मक निदान। ठीक है, कालात्मक निदान। और जो गतिकीय निदान होता है वो गत्यात्मक या गतिशील निदान बोला गया। ठीक है, या गतिशील बोला गया, या गतिशील बोला गया। अब इसको इंग्लिश में आप ध्यान सुनिएगा, इस परिप्रेक्ष्य में तो जो चीज़ें थी गतिशील निदान, जो चीज़ें थी गतिशील निदान, उसको क्या बोला गया, उसको डायनेमिक निदान। जो दूसरा पॉइंट थी क्लिनिक वाला, उस क्लिनिक को क्लिनिकल के नाम से ही जाना गया, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो तीसरा था कालात्मक निदान, जिसको हमने विज्ञानात्मक अभी भी बताया आप लोगों से, उस कालात्मक निदान में इसको बोला गया ईटियोलॉजिकल निदान बोला गया। ये निदान का जो है पार्ट बेसिकली हमें देखने को मिलता है, 3 टाइप के निदान जो है इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट ने एक समस्या समाधान का उपागम बताया था, कब बताया था, समस्या समाधान, समाधान उपागम बताया था, उपागम बताया था, अप्रोच बताया था, और 1957 में बताया था, 1957 में बताया था। हालांकि समाज कार्य के अंतर्गत घटक हमें देखने को मिले, है ना, और ये प्रक्रिया समस्या समाधान के उपागम में अंग समाज कार्य के मिले। घटक को ही अंग कहा गया, आप या तो कह सकते हो बेसिकली इसे अंग भी बोल सकते हो, या तो इसको आप कंपोनेंट के रूप में भी जान सकते हो समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्या बता सकते हैं इसके कौन कौन से अंग थे? एक था व्यक्ति, पर्सन, जिसको हम लोग 4 पीस के नाम से जानते थे, और दूसरा था
दूसरा था आपका समस्या, तीसरा स्थान, और चौथा है प्रक्रिया। प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या थी, व्यक्ति था, और व्यक्ति के बाद हमने समस्या देखा, फिर स्थान, फिर उसके बाद प्रक्रिया। ये संस्था, बेसिकली संस्था में सहायता लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो सेवार्थी होता है, वहीं पर वो चीज़ें आता है, इसलिए संस्था वहाँ पर। वो तो अंग आप मुझे बता रहे थे, वो जो आप बता रहे थे संस्था का जो पार्ट है वो अंग के रूप में ही उभर के हमारे सामने आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में। ठीक है, पार्लियामेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस संबंध में याद रखिएगा आप लोग। हैमिल्टन ने उपचार की विधि बताई है। किसने? हैमिल्टन ने उपचार की 3 विधि बताई है। किसने बताया है, बताइए एक बार। हाँ, कार्टन हैमिल्टन ने उपचार की 3 विधि बताई है। जानते हैं उपचार की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उपचार की एक आपका आता है व्यवहारिक सेवा। व्यवहारिक सेवा का प्रशासन। हाँ, एक होता है प्रत्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और तीसरा होता है पर्यावरणीय। पर्यावरणीय जोड़ तोड़। ठीक है, इन संबंध में आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा गाल्टन हैमिल्टन के संबंध में। गाल्टन हैमिल्टन ने, यहीं तक ये सीमित नहीं है, इनके अगर हम बारे में बात करें तो सोशल केस वर्क जब हम लोग पढ़ते हैं, उस सामाजिक व्यक्तिक कार्य में इन्होंने एक उपागम पर बात किया है। किस पे बात करते हैं? अप्रोचेस पे बात करते हैं, उपागम पे बात करते हैं गाल्टन हैमिल्टन। तो गाल्टन हैमिल्टन की 2 ही बातें हैं, एक बात है 1937 की और एक बात है 1941 की। जो 1937 की थी उसमें था बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या था इसमें? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशल केस वर्क। और जो 41 का था वो था द अंडरलाइंग फिलॉसफी इन सोशल केस वर्क। ये थी इनका दूसरा। और ये दोनों बातें किसके अंतर्गत बताते हैं? तो याद रखिएगा, ये दोनों बातें मनो सामाजिक उपागम पर बात करते हैं। तो मनोसामाजिक उपागम किसने दिया है, तब भी आपका नाम इसी व्यक्ति का आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराने में किस समाज सेवी की एक अहम भूमिका देखने को मिली, बताइए। पुनर्विवाह, ठीक है, कानून पारित कराने में अगर किसी व्यक्ति की भूमिका रही है तो वह ईश्वर चंद्र विद्या सागर का रहा है 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। जैसे कि डॉक्टर डीके कर्वे का नाम अभी अभी आपने बताया है ना, डीके कर्वे महोदय के बारे में। इनको पूरा नाम इनका जो है धोंडो केशव कर्वे है। धोंडो केशव कर्वे है इनका पूरा नाम। ये महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसमें? महिला शिक्षा में, प्लस में अगर हम बात करें विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इनका नाम यहां पे आता है। ठीक है मैडम। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, जिसकी स्थापना सन 1916 में महाराष्ट्र में किया था डीके कर्वे ने।
1900 जी, डीके कर्वे, डीके कर्वे। यहां आपको एक ध्यान रखना है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई बताइए, अभी बताया मैंने। बिल्कुल सही जवाब, 1916। नाम परिवर्तन कब हुआ? 1920। 1920 में क्या नाम रखा गया? 1920 में विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया ना 1920 में। तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया, विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में आता है सवाल बनके कि 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? तो नाम आपके सामने डीके कर्वे का ही नाम आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है ना। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बताइए, बोलते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रथम निर्देशक कौन थे? प्रथम निर्देशक कौन रहे हैं? डॉक्टर मनसर्ट। कौन रहे हैं बताते रहिए। डॉक्टर मनसर्ट, हाँ, डॉक्टर मनसर्ट महोदय की एक अहम भूमिका हमें देखने को वहां पर मिल जाती है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में ऐसे सवाल हम लोगों से पूछा जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं एकीकृत समाज कार्य अभ्यास के दौरान में, तो नाम किस व्यक्ति का आता है? बीएस देसाई का नाम आता है। बीएस देसाई का नाम आता है। किसका नाम आता है प्लीज? बिल्कुल, बीएस देसाई का नाम आता है इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस में। ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक रही है और इनके कई एडिशन हैं, इनके कई एडिशन के रूप में उभर के हमारे सामने आता है। ठीक है, अगर पेपर में जो है सवाल बनता है ना कि ये कब आया, कौन सा नहीं, कौन सा वर्ष लगाया जाए, तो बड़े बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके एडिशन लास्ट वाला पूछा जाएगा तो आप 2012 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2012 के परिप्रेक्ष्य में उस किताब को, देसाई की किताब को आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 2012 के बजाय अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो फिर किस वर्ष को आप यहाँ पे लगाना उचित समझेंगे बताइए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2012 अगर ऑप्शन में ना हो, ठीक है, हालांकि वर्तमान में इस समय जो चल रहा है वो 2012 का ही चल रहा है एकीकृत, लेकिन अगर 2012 ऑप्शन में ना हो तब आप कब लगाना उचित समझेंगे, विच ईयर बताइए। नहीं, 2013 नहीं। और मैंने देखो पहले भी आप लोगों से इसके बारे में बता रखता हूँ हमेशा, है ना, आप लोग उससे ज़रूर नोट किया करें कॉपी में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद नोट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, हालांकि आप लोग 2012 ये एडिशन जो चल रहा है इसको आप जरूर लिखिएगा, ऑब्लिक करके आप लोग लिख लीजिएगा 1994 और 2012 ऑब्लिक करके। ठीक है, अगला सवाल, इंटीग्रेटेड कभी कभी हमारे सामने अप्रोचेस में पूछ लेता है कि बताइए इंटीग्रेटेड
समाज कार्य के अभ्यास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में क्या प्रक्रिया है, तो वो सामाजिक प्रणाली का जो सिद्धांत है उसी पर बेस्ड है ना, वही प्रक्रिया इसके अंतर्गत फिर आ जाती है। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लोग फिर संचालित करते हैं। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, BS देसाई का नाम करेक्ट रहेगा। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो VS देसाई का ही नाम आप लोग लगाएंगे, अदरवाइज किसी का नाम नहीं। ठीक है, समाज किसे कहते हैं बताइए? समाज किसे कहते हैं? जब समाज शब्द का प्रयोग होता है तो व्यक्तियों के लिए किया जाता है ना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में जिसे देखा जाता है एक समाज है, तो समाज की परिभाषा किससे कहते हैं बताइए जरा? समाज किसे कहा जाता है? एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर, है ना, यही सही रहेगा। एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर एक बृहद समूह को कहते हैं, समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसे ही समाज कहा जाता है, उसे समाज कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समाज अगर पूछा जाता है तो आप इस तरीके से वहां पर बताएंगे कि समाज इस तरीके से होता है। ठीक है, समुदाय के बारे में आपने सुना होगा। समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है ना, कम्युनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कॉम है और दूसरा म्यूनिस है। कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? एक साथ। और म्यूस का अर्थ क्या होता है? म्यूस का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। एक साथ सेवा करना क्या कहलाता है? एक साथ सेवा करना समुदाय कहलाता है। एक साथ सेवा करना समुदाय कहलाता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम की भावना का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हम की भावना का कॉन्सेप्ट बताइए प्लीज। हम की भावना बोगार्ट्स ने दिया है। ठीक है, बोगार्ट्स ने दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर और चीजें देखिए। मैंने आप लोगों को कुछ संस्थाओं के बारे में बताया है ना, याद होगा। जैसे दिव्यांग संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, जैसे दिव्यांग एजेंसियों पर। तो परीक्षा में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों से पूछा जाता है कि भाई बताइए दिव्यांग जनों के लिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं और उनमें से उसकी स्थापना कब हुई, उसका पूरा नाम बताइए। इस तरीके के जो है सवाल हमारे सामने आते हैं, है ना। तो आपने एक नाम सुना होगा NIEPVD के बारे में, राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। वी से विजुअल हो जाता है, और विजुअल मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो है 1979 में कहाँ पर आया था? देहरादून में आया था। दूसरा AYJNISHD है ना, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी,
हियरिंग डिसेबिलिटी। और यह जो आया था मुंबई में कब आया था? सन 1983 में। बिल्कुल। तीसरा, आपने नाम सुना होगा NIEPID के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ये सिकंदराबाद में आया था। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। और कब आया था? तो इसी के एक साल बाद आया था, 1984 में। 3 हो गए। उसके बाद NILD के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ये राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान है, कलकत्ता में है, जिसको हम कोलकाता कहते हैं अब। और इसकी स्थापना कोलकाता की में कब हुआ था? तो सन 1978 में हुआ था, NILD लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और नेक्स्ट, आपने PDUNIPPD की बात मैं कर रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। और यह बेसिकली नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी नई दिल्ली में? तो 3 मई 1975 को हुई थी नई दिल्ली में, है ना। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसी के बगल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये इंस्टीट्यूट है। उसके बाद हम बात करते हैं NIEPMD की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट, P से आपका बन जाएगा पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। और ये मल्टीपल डिसेबिलिटी 2005 में आया था। और कहाँ पर आया था ये? चेन्नई में, चेन्नई में। उसके बाद ISLRTC की बात करता हूँ, ये इंडियन साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। और यह बेसिकली नई दिल्ली में कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 2015 सितंबर 28, सितंबर 28। ठीक है, हो गया ये। कितने इंस्टीट्यूट हुए ये यहाँ पे? 7 हुए हैं। चलिए, 7 ही नहीं हुए होंगे, एक और देखते हैं। अभी देखते हैं 1। देखिए, ये तो 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मुंबई 6, ये 7। हाँ भाई 7 ही हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए एक और। आपने नाम सुना होगा NIMHR के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशंस। ये 28 मई 2019 सीहोर में, सीहोर कहाँ पर है? MP में, सीहोर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 8 इंस्टीट्यूट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। एक और बच रहा है SVNIRTAR के बारे में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो कटक में हुआ था। और सन 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। तो कुल इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी बात किया है, कुल 9 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पेपर में पूछता है भाई कि ये बताइए इंस्टीट्यूट कहाँ से संबंधित है और किससे रिलेटेड है। ऐसे सवाल भी हम लोगों को परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। याद रहेंगे ये इंस्टीट्यूट? बता दीजिए एक बार, बोलते रहिएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कटक, आपका शायद चेन्नई में पड़ता है।
सॉरी, हाँ हाँ, उड़ीसा, गुड गुड, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, हमसे नाम पूछा था टालकाट, टालकाट पार्सन्स, टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में सामाजिक संरचना पूछा जाता है, सामाजिक संरचना पूछा जाता है। इन्होंने इन संरचना के 4 प्रकार बताए। नंबर 1, याद रखिएगा, एक है सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। और एक हमसे पूछा जाता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य, और एक हमसे पूछा जाता है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, और एक हमसे पूछा जाता है अर्जित सामाजिक मूल्य। कितने? 4 हैं। ये चारों के चारों इजी हैं, आप आसानी से इसके आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। दिस ग्रुप माइंड की बात अगर हम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आया था दिस ग्रुप माइंड की बात, है ना, किसकी? दिस ग्रुप्स माइंड की बात करते हैं 1920 में। नाम आता है मैकडुगल का, और इन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी बात किया है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा सभी लोगों को, ठीक है, क्लियर रहेगा। सन 1945 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन की किताब थी, और ये किताब केनिथ विलियम प्रे ने दिया था, केनिथ विलियम प्रे ने दिया था। इस किताब में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की भी नाम आती है, और सिद्दीकी जी का भी नाम आता है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट में अगर हम रखें तो केनिथ विलियम प्रे, दूसरे नंबर पर महात्मा गांधी को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा, एक बार स्पष्ट करिएगा आप लोग, क्लियर है? चलो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। सोशल चेंज एक किताब आई थी, किसकी किताब थी वो, किसने लिखा था? सोशल चेंज एंड कल्चर लैग, दोनों बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन, और दूसरा कल्चर लैग को क्या बोलते हैं हम लोग? सांस्कृतिक, बिल्कुल, विलंबना, विलंबना। ये दोनों कॉन्सेप्ट सन 1922 में आग बर्न की थी। किसकी थी? आग बर्न की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन, और ये परीक्षा में भी हम लोगों से पूछा जा चुका है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप लोगों से पूछा ना जाए, है ना। दोनों के सभी जो पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, आपसे जब भी कभी पूछा जाए समाज को लेकर, उच्च स्तरीय और निम्न स्तर को लेकर, समाज का उच्चतर प्लस में निम्नतर, देखिए ध्यान रखिएगा, ये बात है समाज का, समाज को उच्चतर प्लस में निम्नतर श्रेणी में विभाजन कर रहे हैं आप, श्रेणी में विभाजन हो रहा है, तो नाम किस विद्वान का आता है? मुर्रे का। प्लस में ये किसकी परिभाषा बनती है? तो स्तरीकरण का। किसकी? स्तरीकरण का। आगे एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे मैंने कहा अंशधारी, मैंने कहा कर्मचारी, मैंने कहा क्लाइंट ग्राहक, मैंने कहा आपूर्तिकार, मैंने कहा दुकानदार, तथा समाज। इनमें अगर हम बात करें तो ये किसका गठन कर रहे हैं? ये अंशधारी, कर्मचारी, क्लाइंट, आपूर्तिकार, दुकानदार तथा समाज किसकी भूमिका निभा रहा है? तो ये भूमिका स्टॉक होल्डर्स की भूमिका है, होल्डर्स की भूमिका। इसको क्या बोलते हैं? हितधारक, हितधारक,
धारक बोलते हैं इसको, इसको हित धारक कहा जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रम का सामाजिक विभाजन कौन कहता है? इजी है, बता सकते हो आप लोग। दुर्खिम, बिल्कुल करेक्ट जवाब, दुर्खिम आपका वहां पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, अभी अभी आप लोगों ने एक तो नई एक खुशखबरी आप लोगों ने दिया ही है कि भाई एमपी सेट का जो रिजल्ट है वो कई बच्चे जो है इसको क्रैक किए हैं, ठीक है। देखिए संजय राठौर का भी यहाँ पे एग्ज़ाम जो है क्रैक हुआ है ना। और कई बच्चे ऐसे हैं जो एमपी सेट को एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं, और इन बच्चों से मैं कहूँगा कि जिनका एमपी सेट क्रैक हो गया अभी अप्लाई जाके कर सकते हैं एमपी पीएससी की, ठीक है, एमपी पीएससी का फॉर्म, ठीक है, अभी चल रहा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर लीजिए। बाकी जिन बच्चों ने अभी इस क्लास को ज्वाइन कर रखे हैं, ये क्लास अभी अस्थायी तरीके से इसको रोकी गई है ना, और ये जल्द ही आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही यूजीसी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है, ये समाप्त होता है, फिर उसके बाद संडे को ईएसआईसी का भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद ही आप लोगों का जनवरी महीने में नेक्स्ट मंथ में ही उत्तराखंड का भी पेपर आपका समाप्त हो जाएगा, जनवरी माह में भी, है ना। उत्तराखंड का भी पेपर जनवरी माह में होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए साथ साथ। डीएसएसबी सर जाएगा आपका गर्मी में, है ना, मान के लिए या तो होली के आसपास जाएगा या तो गर्मी में जाएगा, ठीक है, डीएसएसबी। पीएचडी का देखिए सर, मैं आपको इसमें इसलिए कुछ नहीं बता सकता पीएचडी में, रीज़न ये है कि इन लोगों ने क्या किया कि एनटीए ने अपना पूरा जो है ब्यौरा डिटेल स्कोर कार्ड भेज दिया यूनिवर्सिटी को, जैसे बीएचयू को भेज दिया, ड्यू को भेज दिया, जेएनयू को भेज दिया, है ना, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर वाला यूनिवर्सिटी को भी भेज दिया। तो कहने का मतलब ये कि अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई कितने क्वालिफिकेशन, अब इनके पास कितनी मार्कशीट, मतलब कितनी सीट है, अब ये डिसाइड करेंगे ना। अब इसमें मैं कैसे बताऊं कि इनमें से जो है कितने बच्चे अप्लाई कर रखे हैं ड्यू के लिए, कितने बच्चे बीएचयू के लिए। हाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करिए, प्रोसेस पर आप जाइए, साइट पे जाइए। हाँ बस, अब उसके बाद आप निश्चिंत रहिए, आपके पास मेल आपने डाल रखा होगा, मेल वगैरह पे आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, आपको मेल जाएगा, आपको मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, आपने डाल दिया, बस आप निश्चिंत रहिए। अगर आप हाँ बिल्कुल, वो आपके पास मेल भी आएगा, अगर आपके पास मेल भी आएगा, है ना, आप मेल भी चेक कर सकते हैं, सभी के पास देखो मैसेज भी आता है अभी एनटीए की तरफ। हाँ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर, तो आपको आगे बुलाया जाएगा, वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह होंगे, फिर उसके बाद बताया जाएगा, उसमें थेसिस बनाओगे, रिसर्च करेंगे, है ना, और भी चीज़ें आगे की बातें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आपसे डिस्कस करेगी, क्या क्या होना है, ठीक है, सब डिस्कशन यूनिवर्सिटी करेगी। सॉरी, फिर से बताइए। तो वो बताएंगे, पहले आप अपने आप कैसे क्या बना के लेके जाओगे, क्या लिख के लेके जाओगे, ये समझ ही नहीं आएगा, हम क्या लिखे क्या ना लिखे, है ना। वो बताएंगे, वो आपको सारी चीज़ें देंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपका डिस्कशन होगा एक बार, सारी चीज़ें, है ना। ऐसे नहीं आपको बुला लिया जाएगा, आपकी डायरेक्ट आइए, आप पता चला आप कुछ बनाए नहीं हो, आप वहाँ पहुँच गए, ऐसे नहीं होता, पहले आपको आगाह किया जाएगा, है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, अगर देखिए मैं बताऊँ आपको, जब लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी तो आप हमें एक बार कांटेक्ट करिएगा, हम आपको बताएंगे उसके बाद क्या होगा, है ना। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई बच्चे ने अप्लाई कर रखा है, वो बताएंगे हमें, तो हम भी आपको वो चीज़ें जाहिर करेंगे, ठीक है, वो चीज़ करके चलिएगा, ठीक है। चलिए जाते जाते एक और चीज़ सुन लीजिए आप सभी लोग, ब्रिक का नाम सुना है, BRIC, ब्रिक क्या? भारत सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2050 तक तीन सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में से एक होगा।
उसी में ब्रिक है, उनमें कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपका जो आएगा वो ब्राज़ील होगा, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। दूसरा आपका रशिया होगा, तीसरा आपका इंडिया होगा, चौथा आपका चाइना। ये 4 नाम ब्रिक। ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है ब्रिक के बारे में? तो गोल्ड मैन सॉक्स के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई है ब्रिक, ठीक है। ये जननांकीय लाभ है, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और संविधान के संबंध में। यही पॉइंट हमारा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने वन लीनियर के रूप में आज आप लोगों से डिस्कस किया है मेन चीज़ों को लेकर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एक बार इसको जरूर देखिएगा आप लोग दोबारा से भी, क्योंकि इससे ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए संडे को जिन बच्चों का ये एसआई का पेपर, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये DSSB के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजीसी के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है IMP, है ना। कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, या तो आज शाम तक आ जाएगा। आज शाम तक देख लीजिएगा, या तो कल आपका श्योर है, कल तो पक्का आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखिए, ये सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से बात की गई, इसमें सर्वोच्च अर्थव्यवस्था को बात की गई है। सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में कौन कौन से जो है कंट्रीज वगैरह रहेंगे आगे, ये गोल्डमैन सॉक्स ने बताया है। उसमें से 4 ऐसे देश हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, कल किस क्लास? ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए।